हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेंकटेश अय्यर फ्रॉम लॉ इन डिटेल्स। आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बेल बॉन्ड्स एंड श्योरिटी। क्या है ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिमिनली अक्यूज्ड हैं, या फिर कोई एडवोकेट्स के लिए या लॉयर्स के लिए जो क्रिमिनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो समझते हैं क्या है ये बेल बॉन्ड्स एंड श्योरिटी। व्हाट इज़ बेल? बेल क्या है? बेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ बीएनएसएस। सीआरपीसी में इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया। सो बेल मीन्स ए रिलीज ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज बाय द ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और ए बेल बॉन्ड। ये जो बेल है एक टेम्परेरी रिलीज है जो पर्सन अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस from the custody of law, that is being arrest by whom? By an officer मतलब पुलिस, और by court on certain conditions. Conditions means या तो कोई पर्सनल बॉन्ड, मनी बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड है। हम इसको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वाई बेल इज इंपॉर्टेंट? बेल जरूरी क्यों है? ये चीज समझने के लिए आपको ये दो पिक्चर दिखा रहा हूँ। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक फेमस मूवी 12th फेल विदु विनोद चोपड़ा जी की है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर हीरो के दोस्त को किसी भी पेटी ऑफेंस में अरेस्ट कर लेता है। वहाँ पे हीरो आके पूछता है, तुमने इसे बिना कोई एविडेंस के एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कैसे किया? अगर तुमने इसको अभी कभी रिहा नहीं किया तो मैं जब आगे आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो तुम्हारे पे डेफिनेटली कोई एक्शन लूंगा। अभी ये उस पुलिस ऑफिसर के आंखों में देख के बात करता है। पुलिस ऑफिसर को भी समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो खुद प्रोसीजरली रॉन्ग है, अभी कुछ नहीं कर सकता, तो उसे उसके दोस्त को छोड़ना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग नॉलेज सो दैट वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स। फ्रेंड्स, आपको बेल और समझने के लिए आपको ऑफेंसेस समझने पड़ेंगे। जनरल ऑफेंसेस क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। सो ऑफेंसेस 4 जनरल कैटेगरीज हैं। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और उसके काउंटर पार्ट होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फिर आते हैं बेलेबल ऑफेंसेस और काउंटर पार्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो सीरियस मैटर्स होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट्स के काइंड ऑफ केसेस। अब ये केसेस में पुलिस अक्यूज्ड को बिना किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के परमिशन के बगैर अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वहीं पे अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया तो पुलिस को पहले उस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करने से पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस या फिर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। पुलिस को लगा कि उस अभी अक्यूज को अरेस्ट करने की बहुत जरूरत है, उस चीज के लिए भी पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास जाके परमिशन लेना पड़ता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 35 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 41(2) ऑफ सीआरपीसी। फिर आते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। नाउ बेलेबल ऑफेंसेस नाम सुन के ही मालूम पड़ता है कि वो ऑफेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेल मिल जाएगा, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें बेल मिलने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता है, ठीक है। ये अगर आप चीज देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो चीज एक पुलिस के प्रोसीजर्स हैं, पुलिस को वो फॉलो करना पड़ता है। एंड जो बेलेबल ऑफेंसेस है, जो बेल मिलना है, वो सिटीजन्स के राइट्स हैं। सो कल की अगर पुलिस ने किसी भी आपके दोस्त को या आपके रिश्तेदार को अगर अरेस्ट कर लिया तो आप पहले उनसे पूछिए कि पुलिस ने कौन से सेक्शन पे, बीएनएस के सेक्शन पे उसे अरेस्ट किया। तुरंत आप सेक्शन में अगर गूगल में आप डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और उस हिसाब से आप फर्दर एक्शन आप ले सकते हैं। नाउ हु कैन इश्यू बेल? बेल कौन दे सकता है? पहला बेल दे सकते हैं पुलिस और दूसरे बेल दे सकते हैं कोर्ट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बेल कैन बी इशूड बाय एन ऑफिसर और बाय एन कोर्ट। अभी पुलिस कौन से ऑफेंसेस में बेल दे सकती है? पुलिस हमेशा बेलेबल ऑफेंसेस में ही बेल दे सकती है। उसे हम बेल बोलते हैं, पुलिस बेल बोलते हैं, और हम उस बेल के लिए अप्लाई करने के लिए हमें बेल बॉन्ड देना पड़ता है। जब हम पुलिस से हम बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, यूजुअली एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में रेडीमेड रहता है। हमें बस अपने साथ एक श्योरिटी मीन्स एक पर्सन को साथ में लेके जाना पड़ता है। वो अपने आधार कार्ड रखेंगे और वो पुलिस के सामने प्रॉमिस करेंगे कि जब भी इस व्यक्ति की ज़रूरत होगी कोर्ट में या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये व्यक्ति आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है। पुलिस को उनको देना पड़ता है
किस चीज़ में? बेलेबल ऑफेंसेस में। अभी कोर्ट्स बेलेबल ऑफेंसेस में और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दे सकती है, ठीक है। डेफिनेटली अगर पुलिस अगर 478 ऑफ बीएनएसएस में बेल दे सकती है, डेफिनेटली कोर्ट भी उसी सेक्शन में उस व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दे सकती है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसके वेरियस सेक्शंस हैं, वेरियस तरीके हैं जहाँ पे वो व्यक्ति कोर्ट से बेल ले सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी बेल समझने के लिए हमको ये और समझना पड़ेगा कि बेल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बेल्स। पहला होता है एंटीसेप्टरी बेल, फिर आते हैं इंटरिम बेल, फिर रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट एंड स्टैट्यूटरी बेल, फिर बेल फॉर अपील और बेल ऑन अपीलेट बेल कंडीशंस। बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल is protection from court from getting arrested if someone anticipates being arrested for a non-bailable offense. भी कोई पूछेगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्यों, बेलेबल ऑफेंस क्यों नहीं? अरे बेलेबल ऑफेंसेस में ऑटोमेटिकली बेल मिल जाता है, आपको बस अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। अभी आपको मालूम है किसी ने किसी के ऊपर एफआईआर फाइल कर दिया और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस कभी भी आके उसे अरेस्ट कर सकती है और ही एंटीसिपेट्स बीइंग गेटिंग अरेस्टेड। अभी वो व्यक्ति क्या करेगा? वेदर ही विल घर पे बैठ के वो पूजा पाठ करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा? नहीं, ही हैज़ टू गेट सम एक्शंस डन। तो वो कोर्ट के पास जाएगा, एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई करेगा। अभी एंटीसेप्टरी बेल या तो सेशंस कोर्ट दे सकती है या तो हाई कोर्ट दे सकती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं दे सकती। इसमें उसे सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ही जाना होगा। दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 ऑफ बीएनएस और 438 ऑफ सीआरपीसी। अब ये सीरियस ऑफेंसेस लाइक रेप्स के लिए नहीं दिया जाता। फिर आता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल इज टेम्पररी बेल गारंटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, ये जज के ऊपर है देना है कि नहीं देना। ये कोई लीगल राइट नहीं है उसके लिए, इसलिए इसका कोई बीएनएसएस या सीआरपीसी में आपको कोई सेक्शंस नहीं मिलेंगे। Accused gets temporary relief till court decides on the main bail applications. अगर आप एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे, ज़रूरत नहीं है कि जज वहीं के वहीं तुरंत ऑर्डर पास करेगा। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, सामने वाले पुलिस को या जो ओरिजिनल कंप्लेंट है उसको नोटिस इशू करेंगे, वो आएंगे, अपना से देंगे। ये चीज़ होने को कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जा सकता है। तो उस दौरान तो जो एप्लीकेंट है जो एंटीसिपेटरी बेल मांग रहा है, तो वो अरेस्ट ना होने के लिए कोर्ट अगर देखेगी अगर ओके इसको दे सकते हैं, तो जब तक वो मेन एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता है उस कोर्ट उस व्यक्ति को, अक्यूज्ड को इंटरिम बेल प्रोवाइड कर सकती है। ये एक जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है, ये जज के ऊपर है। फिर आते हैं रेगुलर बेल। अभी रेगुलर बेल क्या है? अभी आदमी अरेस्ट हो चुका है, अब उसे रेगुलर बेल में ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे अभी एंटीसिपेटरी बेल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी अरेस्ट हो गया, अभी क्या एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा। सो दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ बेल एंड इट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी बीन अरेस्टेड एंड इज इन द कस्टडी। नाउ दिस कैन बी प्रोवाइड ग्रांटेड बाय द मैजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस और 437 ऑफ सीआरपीसी। अब सेशंस और हाई कोर्ट्स के पास भी एक स्पेशल पावर्स हैं, दैट इज 483 ऑफ बीएनएसएस। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएंगे, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिनाई कर दिया तो अब क्या करेंगे? देन यू कैन गो टू सेशंस और हाई कोर्ट। फिर आता है डिफ़ॉल्ट एंड स्टैट्यूटरी बेल। अभी सपोज अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन चालू है, पर पुलिस ने अभी तक कोर्ट पे जाके चार्जशीट फाइल नहीं किया। अभी कोई ऑफेंसेस होंगे जिसके पनिशमेंट होंगे डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। अगर ऐसे ऑफेंसेस में अगर वो व्यक्ति ने, अक्यूज ने 90 डेज से ज़्यादा कोर्ट जेल में बिता दिया, तो कोर्ट उसको बेल दे सकती है। ये उसका स्टैट्यूटरी राइट्स है। अगर दूसरे काइंड ऑफ ऑफेंस, मतलब इतने भी सीरियस ना हो, वो उस वाले ऑफेंसेस में अगर 60 डेज से ज़्यादा अगर रह गया जेल के अंदर और पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की, तो कोर्ट को उस व्यक्ति को बेल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का फेलियर है टू फाइल द चार्जशीट। फिर आता है सेक्शन 183 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। और एक इंस्टेंस है, सपोज चार्जशीट फाइल हो गई है और अभी मैटर ट्रायल पे है और वो व्यक्ति अभी भी जेल पे है। उस व्यक्ति ने हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, अगर उसने हाफ ऑफ दैट सेंटेंस जेल में बिता दिए और मैटर अभी भी
ट्रायल पे डिसाइड नहीं हुआ है कि वो कन्विक्ट है कि नहीं, तो कोर्ट उसे बेल दे सकती है। अगर वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस उसने बिता दिए हैं, कोर्ट उस व्यक्ति को बेल दे सकती है। गाइस, ये दिस आर द डिफॉल्ट एंड स्टैट्यूटरी बेल्स। ये उस जो अक्यूज्ड का राइट्स है वो मांग सकता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए कि ये बेल क्यों ना दे। यूजुअली कोर्ट्स बेल दे देती है ये केसेस में। फिर आता है बेल फॉर अपील, ब्रैकेट में लिखा है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सी, appellate court has power to suspend the execution of sentence during the pendency of the appeal. Suppose सेशंस कोर्ट्स या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मैटर डिसाइड हो गया, कन्विक्शन दे दिया है, अब वो कन्विक्ट पर्सन कोर्ट में अपील फाइल करता है, हायर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में। अब उस हायर कोर्ट में उस कोर्ट के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है, जो सज़ा दी गई है, उसको सस्पेंड करे या ना। ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 420 ऑफ BNSS में, पुराने CRPC में 389 दिया। फिर आता है बेल ऑन अपेलेट बेल कंडीशंस। जब भी कोई मैटर डिसाइड होता है तो या तो उस डिसीजन से कंप्लेंटेंट है वो खुश हो सकता है या ना खुश हो सकता है, जो अक्यूज्ड है वो कन्विक्ट हो सकता है तो एक्यूट हो सकता है। तो अगर जहाँ पे जिसको 5 साल की सज़ा होनी है उसको सिर्फ 5 मंथ्स की सज़ा हुई है, जो कंप्लेंटेंट है वो ना खुश हो सकता है तो वो अपील में जा सकता है। और अगर जिसे लगता है कि वो निर्दोष है फिर भी उसे सज़ा हुई है, वो भी अपील में जा सकता है। जब भी कोई सज़ा देते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट या तो वहाँ पे वो कंडीशन लिखते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बेल में कन्विक्टेड पर्सन्स को या जो एक्यूटेड पर्सन्स को जाएगा तो वो प्रस्तुत होगा, वो मैंडेटरी बॉन्ड एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है। इस सेक्शन 481 ऑफ BNSS में दिया है। इसका पर्पस क्या, अभी जजमेंट हो गया है तो अभी एक्यूट हो गया है, वो भाग ना जाए। सामने वाला व्यक्ति अपील भी तो कर सकता है, तो जब हायर कोर्ट जब ठीक है, दैट इज प्रिवेंटिंग एब्सकॉन्डिंग पोस्ट जजमेंट। कंडीशंस फॉर गेटिंग बेल, बेल मिलने के लिए कितने कंडीशंस होते हैं? नेचर, ग्रेविटी मींस ऑफेंस इतना सीरियस है, हाजिर होगा कि नहीं, मस्ट अपीयर फॉर कोर्ट हियरिंग, डिफरेंट हियरिंग डेट्स आते हैं, उस हर हियरिंग में वो अपीयर होगा कि नहीं, शुड नॉट ट्राई टू टैम्पर द एविडेंसेस, जो एविडेंसेस है उसको टैम्पर करेगा कि नहीं, एंड जो भी शुड नॉट ट्राई टू कॉन्टैक्ट द विटनेसेस, तो जो भी विटनेसेस है उसको ट्राई करके उसको इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करेगा कि नहीं, एंड कैन नॉट लीव द कंट्री विदाउट कोर्ट्स परमिशन, वो देश छोड़ के भागेगा नहीं बिना कोर्ट के परमिशन के। तो ये अगर कंडीशंस मेट हो गए तो कोर्ट उस व्यक्ति को बेल दे सकती है। उसी प्रकार जो ऑपोजिट व्यक्ति है, जो कंप्लेनेंट होगा, उसे कोर्ट में ये चीज़ चैलेंज करना होगा कि अगर बेल मिल गया तो जो ट्रायल है उसको ये हैम्पर हो सकता है, तो उस व्यक्ति को बेल ना दो। तो अभी ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि अगर ये कंडीशंस मेट हो रहे हैं या नहीं और वो बेल देना चाहिए कि नहीं। अभी बेल मिलने के लिए और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है बॉन्ड्स, जो यूजुअली कोर्ट्स लेते हैं। ए बेल बॉन्ड इज ए रिटन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग बाय द अक्यूज्ड एंड समटाइम्स ए श्योरिटी टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन फॉलो बेल कंडीशंस। कोर्ट हमेशा एक रिटर्न प्रॉमिस लेती है उस व्यक्ति से या फिर किसी श्योरिटी से जो दूसरा कोई व्यक्ति होगा, ताकि वो व्यक्ति अक्यूज्ड कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो नेक्स्ट डेट पे या फिर जब भी उसको बुलाया जाए। भी बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है पर्सनल बॉन्ड, जो खुद दे सकता है। अगर अक्यूज्ड हूँ तो मैं खुद लिख के दे दूंगा कि मैं हाजिर रहूंगा। ये यूजुअली एक बेलेबल ऑफेंसेस में एक्सेप्ट किया जाता है। फिर आते हैं बेल बॉन्ड विद श्योरिटी, एक सेकेंड पर्सन वो श्योरिटी लिख के देगा कि ये अक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन में जब भी बुलाया जाएगा उससे वो आके हाजिर होगा। उस बेल बॉन्ड में कुछ मनी अमाउंट भी लिखा जाएगा, अगर ये फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और वो पैसे मैं कोर्ट में भरूंगा, श्योरिटी भरेगा। फिर थर्ड काइंड ऑफ बॉन्ड आते हैं कैश बेल, या यूजुअली अपफ्रंट पे किया जाता है। ठीक है, अब श्योरिटी क्या है? श्योरिटी इज ए पर्सन हु टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट अक्यूज विल कंप्लाई विद द बेल टर्म्स। श्योरिटी एक सेकेंड व्यक्ति है जैसे कहा, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दैट अक्यूज विल कंप्लाई, अक्यूज को जो बेल की कंडीशंस दिए गए उसको वो अमल करेगा। तो श्योरिटी कितने टाइप्स के होते हैं? एक है इंडिविजुअल श्योरिटी, जो कि कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। फिर आता है गवर्नमेंट सर्वेंट श्योरिटी, कोर्ट मांग सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, वो कोर्ट मांग सकती है कि मेरे को ऐसे श्योरिटी ला के दो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। प्रॉपर्टी श्योरिटी, कोर्ट मांग सकती है आपकी कोई प्रॉपर्टी होगा तो उसको श्योरिटी में लिख के दो। फिर आता है कैश श्योरिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो श्योरिटी डिफाइन करेगा कि अगर ये नहीं होगा तो हम इतने जो भी कैश लिखा जाएगा, एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 हम
वो श्योरिटी कोर्ट के सामने पे करे अगर जो अक्यूज्ड है वो बेल की कंडीशंस को अमल नहीं करता है। सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बेल इन बेलेबल ऑफेंस ऑफ सेक्शन 478 में मिलता है, सीआरपीसी में उसका सेक्शन 436 है। रेगुलर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका सेक्शंस दिए गए हैं 480 एंड 483 ऑफ बीएनएसएस, ऑन सीआरपीसी में 437 एंड 439 पे। एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है सेक्शन 482 में, ऑन सीआरपीसी में 438 में। स्पेशल पावर सेशंस एंड हाई कोर्ट ये दिया गया है सेक्शन 483 एंड सीआरपीसी में 439 पे। डिफॉल्ट एंड स्टैट्यूटरी बेल सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 एंड 479 पे, ऑन सीआरपीसी में 167 सबसेक्शन 2 एंड 436 ए ऑफ सीआरपीसी में। बेल वाइल ऑन अपील वो दिया गया है सेक्शन 430 में एंड सीआरपीसी में 389 में। एंड अपीलेट बेल कंडीशंस वो दिया गया है सेक्शन 481 एंड सीआरपीसी में 437 ए पे। तो आप सोचते रहेंगे कि मैं बीएनएसएस और सीआरपीसी दोनों क्यों रखा हूँ। बीएनएसएस ने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है जुलाई 1 2024 पे, बट कभी कभी क्रिमिनल केसेस सालों साल चलते हैं। बीएनएसएस इज नॉट ए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, इट इज ए प्रोस्पेक्टिव लॉ। अभी जो भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 1 जुलाई 2024 के पहले उसको सीआरपीसी ही लागू किया जाएगा, उसको सीआरपीसी ही फॉलो करना चाहिए, उस पर बीएनएसएस नहीं लगेगा। जो भी केसेस 1 जुलाई 2024 के बाद लगे हैं वो डेफिनेटली बीएनएसएस फॉलो करेंगे, सीआरपीसी नहीं। अगर आपके ऊपर कोई केस लग गया या फिर लॉ स्टूडेंट है या फिर कोई एडवोकेट या लॉयर हो तो आप देख रहे हैं कि पुराना कोई केस है तो डेफिनेटली उसमें सीआरपीसी लागू हो। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। पहला है, कोई भी इमेजिन करिए, इमेजिन ए केस बाय योरसेल्फ and learn to draft different type of bail applications like anticipatory bail, regular bail with interim bail। ठीक है, फिर रिसर्च करिए how bail bonds and sureties are executed and submitted before the court। आपको ये तो पता चल गया बेल बॉन्ड क्या है, श्योरिटी है, बट कोर्ट के सामने आप उसे सबमिट कैसे करेंगे। पोस्ट बेल प्रोसीजर्स, बेल मिल गया है, कोर्ट से मिल गया है, आप पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि ये बेल मिल गया, आप इसे अरेस्ट ना करें। रिसर्च हाउ कंप्लायंसेस बाय द पुलिस इज एंश्योर्ड। फिर आता है read the relevant sections related to bail under both BNSS and CRPC from the Bail Acts and memorize the relevant sections numbers। ये बहुत ज़रूरी है, ये सेक्शन जो नंबर्स हैं हम जो पिछले सेक्शन में देखें ये इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इमीडिएटली हब जब होगा तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर वो मोमेंट में अगर आपने एप्लीकेशन देते हैं तो वो मोमेंट में किसी भी अक्यूज्ड को तुरंत जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि सपोज बेल फॉर अपील का सिचुएशन है, दोनों एडवोकेट्स को पता है कि आज ऑर्डर आने वाला है, या तो अक्यूज्ड कन्विक्ट होगा या तो अक्यूट होगा। अक्यूट होगा तो ठीक है, पर अगर कन्विक्ट होगा तो अक्यूज्ड का जो लॉयर ही शुड बी रेडी विद एन एप्लीकेशन कि उसे बेल दीजिए ताकि वो अपील कर सकें, हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकें, सो दैट ही कैन गो इन फॉर सेक्शन 430 ऑफ बीएनएसएस और 4389 ऑफ सीआरपीसी। तो इसके लिए ये चीज़ तुरंत तो वहीं पे अगर ओरल सबमिशन में दे देगा या तुरंत वहाँ पे लिख के दे देगा कोर्ट के सामने, तो दैट विल सेव द अक्यूज्ड टर्म। किसी को जेल के अंदर रख सकते हैं या तो जेल के बाहर निकाल सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं contact@lawindetail@gmail.com। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं या हेल्प चाहिए, सेवा चाहिए, तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं contact@lawindetail@gmail.com पे। हम जितने जल्दी होंगे हम आपको हेल्प करने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले। ठीक है, बाय बाय।